कुसमायोजन से बचने के जो उपाय हम पढ़ रहे हैं, इन उपायों में अब तक हमने कुछ उपाय पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय जो है कुसमायोजन से बचने का, उस उपाय का नाम है प्रतिगमन। प्रतिगमन, जिसे अंग्रेजी में रिग्रेशन कहा जाता है। आखिर क्या है प्रतिगमन और किस प्रकार से इसका उपयोग हम कुसमायोजन से बचने में करते हैं, आइए देखते हैं। प्रतिगमन शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति प्लस गमन। प्रति का अर्थ है पीछे की ओर, और गमन से तात्पर्य है गति करना। अब क्या मतलब हुआ इसका, पीछे की ओर गति का क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि आप जानते हैं काल तीन प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मान लीजिए अपन अभी बात करें कि कौन से काल में जी रहे हैं, तो सब कहेंगे वर्तमान काल। और वर्तमान काल से अगर अपन पीछे की ओर जाएंगे तो कौन सा काल आएगा? भूतकाल। तो इस उपाय के अंतर्गत होता क्या है कि प्राणी यदि वर्तमान काल में रहते हुए भूतकाल का कोई व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो इस घटना को, इस उपाय को प्रतिगमन का नाम दिया जाता है। यानी कि इस उपाय के अंदर प्राणी वर्तमान काल में रहते हुए भूतकाल का कोई व्यवहार प्रदर्शित करता है। लेकिन बिना एग्जांपल्स हमें समझ में नहीं आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण लूं कि साहब एक विवाहित महिला है, एक विवाहित महिला है जो कि साहब अपने ससुराल से सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, सुबह शाम मेहनत करती है, खाना पकाती है, बच्चों की देखभाल करती है, हर काम करती है। लेकिन इन सब चीजों से कहीं ना कहीं वो परेशान भी होती है, उसका मन व्यथित हो जाता है। तो जब वो विवाहित महिला ससुराल से पीहर आती है, तो पीहर आने के बाद में वो अपनी मां की गोद में ऐसे लेट जाती है जैसे कोई 2 साल की छोटी बच्ची हो। ऐसा वो क्यों कर रही है? ऐसा वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो थोड़ी ही देर के लिए सही अपने मन को तसल्ली देना चाहती है कि हां साहब, वापस मैं अपना बचपन जी लूं, इन सब जिम्मेदारियों से एक बार भाग जाऊं। माइंड को रिलैक्स करने के लिए कई बार लोग प्रतिगमन करते हैं, इसी वजह से वो छोटी बच्ची की तरह व्यवहार कर रही है। एक एग्जाम्पल इसका और हो सकता है, वयस्क व्यक्ति का बालक की तरह फूट फूट कर रोना। आपने देखा होगा कि कई बार जैसे क्या होता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है कि एक बड़ा समझदार आदमी भी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोता है। आखिर ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि मन के अंदर जो उबाल आ रहा है वो उबाल बाहर निकल जाए और उसका मन थोड़ा शांत हो सके, थोड़ा ठंड पा सके, थोड़ा निश्चित रूप से निष्क्रिय हो, थोड़ा शांति पा जाए। इसका मतलब यह है कि यदि हम उसके व्यवहार को देखें तो वो हो तो बढ़ा चुका है, नहीं हो तो बढ़ा गया है, लेकिन अब वो व्यवहार किसकी तरह कर रहा है? बालक की तरह। इसका मतलब हमें केवल इतनी सी बात देखनी है कि यदि कोई प्राणी वर्तमान काल को छोड़कर के भूतकाल का कोई व्यवहार प्रदर्शित करेगा तो यह उसका प्रतिगमन कहलाएगा, और इसके माध्यम से वो अपने मन को तसल्ली देने का प्रयास करता है। अगले उपाय की बात करें, अगला उपाय अगर आप देखें तो यह है आक्रामकता। आक्रामकता को अंग्रेजी के अंदर एग्रेशन कहा जाता है। इस आक्रामकता का उपयोग कुसमायोजन से बचने के लिए कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं।
मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है, आपको किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है और आप अपना गुस्सा बिना कोई देरी किए उसी व्यक्ति पर उसी पल उतार दो, तब तो यह आक्रामकता है। लेकिन अगर उस गुस्से को आपने पी लिया, अपमान का घूंट पी लिया और आप मन ही मन जलते रहेंगे, दिन रात आपको यह अंदर से कचोटता रहेगा कि यार ये इसको कैसे छोड़ दिया, ये मैंने कैसे सुन लिया। इसका मतलब यह है कि आक्रामकता का मतलब है अपना क्रोध जिस प्राणी पर आ रहा है उसी प्राणी पर उतार देना। अपना क्रोध जिस प्राणी पर आ रहा है उसी प्राणी पर उतार देना आक्रामकता कहलाता है। लेकिन वही बात, इसका उदाहरण क्या होगा? इसके उदाहरण आपने जीवन में सुने भी होंगे, जिसको मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे को तैसा, जिसे हम कहते हैं टिट फॉर टैट। मान लीजिए आपको किसी ने ये मान लीजिए कि आपको कुछ कहा या आपको गुस्सा दिलाया, तो आपने उसी समय से लड़ झगड़ के गुस्सा अपना शांत कर लिया, तो ये जैसे को तैसा है। आपने उसके ऊपर क्या दिखाई? आक्रामकता दिखाई। एक एग्जांपल और हो सकता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। मान लीजिए कोई आप पर ईंट फेंक रहा है, तो आप शांत रहोगे क्या? अगर आप चुपचाप अपने घर में बैठ गए तब तो ये आक्रामकता नहीं है। ईंट फेंकी, आप पत्थर फेंको, इसका मतलब आपने उसको वैसे जवाब दिया जैसा वो चाहता था। उसने जैसा जवाब दिया आपने भी बदले में वही काम किया। इसका मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दे करके आपने उसके ऊपर क्या दिखाई है? आक्रामकता। तो इसका मतलब अब हमें पता चल गया है कि कुसमायोजन से बचने के उपायों के माध्यम से, क्योंकि आपको दिखाई दिया प्रतिगमन और आक्रामकता, इनको अपना करके भी अपने मन को तसल्ली दी जा सकती है, कुसमायोजन से बचा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय पर। अब हम बढ़ते हैं अगले उपाय पर। कुसमायोजन से बचने का अगला अप्रत्यक्ष उपाय अगर आप देखें तो यह उपाय है प्रतिस्थापन या विस्थापन। प्रतिस्थापन या विस्थापन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आखिर प्रतिस्थापन क्या है या विस्थापन क्या है? तो अभी भी आपने देखा था, जब हम आक्रामकता पढ़ रहे हैं और आक्रामकता की तरफ हम जब देख रहे थे तो हमें पता चला था कि इसके अंतर्गत तो जिस प्राणी पर गुस्सा आया है उसी प्राणी पर गुस्सा उतार दिए तो आक्रामकता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता, तो फिर अपने गुस्से को कैसे काबू करें, अपने आप को कैसे बचाएं, अपने मन को संतुलित कैसे करें? तो कई बार क्या होता है, जिस व्यक्ति पर हमें गुस्सा आया है हम उसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतार पाते हैं, उसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतार पाते हैं। तब हमें यह देखना पड़ता है कि हमें अपना गुस्सा किस पर उतारना है। आपने कई दफा देखा होगा कि बॉस की डांट फटकार खाने के बाद हस्बैंड अपनी पत्नी को घर आकर के डांट रहा है। इसका मतलब क्या वो गुस्सा उसकी पत्नी पर पहले से आ रहा था? नहीं, वो गुस्सा उसको अपने ऑफिस का है, लेकिन उसका गुस्सा वहां तो उतर नहीं पाया, तो उसने किसके ऊपर उतारा? अपनी पत्नी पर। यानी कि इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत अपना क्रोध प्राणी स्वयं से कमजोर किसी अन्य व्यक्ति पर उतारना विस्थापन है। यानी अगर अपना क्रोध, आपको जो क्रोध आ रहा है, अगर आप अपना क्रोध अपने से कमजोर किसी दूसरे प्राणी पर उतारो, उस प्राणी पर नहीं जिस पर गुस्सा आया है, उस प्राणी पर ना उतार के अपने से कमजोर किसी प्राणी पर उतारो, तो यह विस्थापन है। लेकिन बिना उदाहरण के आपको समझ में आने से रहा। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिएगा कि साहब शिक्षक के द्वारा डांटे जाने पर
बालक अपने छोटे भाई बहनों को पीटता है। जैसे मान लीजिए एक टीचर ने क्लास में खड़ा कर करके इस स्टूडेंट की इंसल्ट कर दी, और इंसल्ट करने के बाद में उसे ये कह दिया, उसे डांटा या मुर्गा बनाया, जो भी किया। अब उसके मन में टीचर के लिए खूब गुस्सा है स्टूडेंट के, पर अब वो टीचर का क्या उखाड़ लेगा? टीचर वो क्या कर लेगा? वो टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब जब वो टीचर के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो अब वो क्या करे? तो उसके मन में जो गुस्सा भरा हुआ था वो क्या हुआ, जैसे अपने घर पहुंचा, तो घर पहुंचते उसके छोटे भाई बहन बोले भैया खेलते हैं। गुस्सा तो था ही, उसने सीधा डंडा उठाया और छोटे भाई बहनों को भगा भगा के पीट रहा है। इसका मतलब किसका गुस्सा उतार रहा है? वो उतार रहा है शिक्षक का। तो हम जब अपना क्रोध किसी अन्य प्राणी पर उतारे, उस प्राणी पर नहीं जिस पर गुस्सा आया है, तो यही क्या कहलाता है? विस्थापन। अब देखते हैं हम अगला उपाय। अगले उपाय की अगर हम जब बात करेंगे, तो अगला उपाय जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है तादात्म्यकरण, जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। अब तादात्म्यकरण के माध्यम से हम कैसे अपने आप को कुछ समायोजन से बचाते हैं, अपने मन को कैसे तसल्ली देते हैं, तो सुनिएगा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति समाज के अंदर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में संबंध जोड़ के बताएगा जो समाज में पहले से कोई बड़ा आदमी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं सचिवालय गया, सचिवालय जाने के बाद में मैंने देखा कि बहुत लंबी लाइन लग रही है काम करवाने वालों की फाइल्स का, और मुझे लगा कि मेरा नंबर तो आज के 2-5 दिन बाद ही आता दिखता है। पर मैंने क्या किया? तादात्म्यकरण का सहारा लिया। मैंने खाली इतना किया, मैंने देखा कि साहब पहले तो उसकी लिस्ट देखी अधिकारियों की, उसमें मुझे लगा कि साहब अंकित बंसल ये एक बड़ा भारी नाम है। तो मैं सीधा अपनी फाइल लेके अंदर भागता हुआ गया। लोगों ने मुझे रोका, पियोन वैके साहब ये चपरासी की, कहां जा रहा है भैया, तू कहां जा रहा है? तो मैंने कहा कि साहब अंकित बंसल जी को जानते हो क्या आप? बोले हाँ जानते हैं ना, साहब हमारे। बोले मैं अंकित बंसल जी का साड़ा हूं, बंसल जी का साड़ा हूं मैं। तो साहब उन्होंने बोला आओ साहब, सारे हो आप उनके। फटाफट ले आए, वो बिठाया, जलेबी समोसे खूब खिलाया। पूछा कि साहब कैसा आना होगा? मैंने कहा कि साहब ये उनके फाइल पे सिग्नेचर करवाने थे। बोले आपको चिंता कर रहा, अभी करवा लेता हूं। वो भाग के गया, करवा के लाया, देखे गया मेरे को। मैं मेरे खाक दी के वापस आ गया। बाद में जब अंकित बंसल जी वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा भी आज का क्या है शेड्यूल? तो उन्होंने बताया कि आप बड़े छुपे रुस्तम हो साहब। बोले वो क्यों? बोले आपका साड़ा आया था हमारे यहाँ, हमने खूब सेवा की उसकी। तो अंकित बंसल जी कहते हैं कि बावड़ों पहले मेरी शादी तो जाने देते, साड़ा कहां से आ गया मेरा? इसका मतलब भैया मैं मजे ले गया, मैंने अपना काम निकलवा लिया जुगाड़ करके। कैसे? उसके साथ अपना एक संपर्क, उसके साथ अपना एक काल्पनिक संबंध प्रदर्शित करके। तो जब हम अपना कोई कार्य सिद्ध करने के लिए समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ अपना संबंध जोड़ के बताते हैं, तो यह तादात्म्यकरण कहलाता है। यानी कार्य सिद्ध करने हेतु जब अपना संबंध समाज के किसी बड़े व्यक्ति के साथ प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे तादात्म्यकरण कहते हैं। यानी आपने अपना कोई कार्य सिद्ध करना है, तो उसके लिए जब अपना संबंध आपने किसी समाज के बड़े व्यक्ति के साथ प्रदर्शित किया, तो यह तादात्म्यकरण कहलाएगा। इसके 2 एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल है अपने जैसा दूसरों में देखना। अपने जैसा दूसरों में देखना, यानी आप सोचते कि मैं ऐसा हूं तो वो भी ऐसा ही होगा। आप सोचते हो कि मैं ऐसा हूं तो वो भी ऐसा ही होगा। अगर वो साहब ऐसे हैं तो उनकी जैसा मैं बन जाऊंगा। वो अगर कलेक्टर है तो साहब मैं भी कलेक्टर का साड़ा बन के अपने आप को दिखाऊंगा।
तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपना संबंध जोड़ते हैं, आप उसके गुणों का आत्मीकरण करने का एक कहीं ना कहीं दिखावा भी करते हैं, तो कुछ कोशिश भी करते हैं। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए चालान काटे जाने पर अपने आप को जिला परिवहन अधिकारी की संतान बताना। जैसे मान लो पुलिस वाले तो आपको पता ही कितने सक्रिय हो रहे हैं आजकल, आपको चौराहे पर रोक लिया बिना हेलमेट या मान लो बिना सीट बेल्ट के, वो बोला साहब चालान करूंगा आपका, तो आप उसको बोलते हो तुझे पता है कि मेरा बाप कौन है, या तुझे पता है कि मैं कौन हूं? बोले कौन है भाई तू? बोले यहां के जिला परिवहन अधिकारी है ना? बोले हाँ। बोले वो मेरा बाप है? बोले अच्छा, अब जिला परिवहन अधिकारी की संतान है? बोले हाँ। तो वो भी डर के मारे बोले मेरे भाई साहब जाने दो उनको, तो जाने दो आप। इसका मतलब यह है आप चालान से बच गए। क्या जुगाड़ बैठाया कि साहब जिला परिवहन अधिकारी की औलाद हूं मैं, बाद में पता चले कि साहब जिला परिवहन अधिकारी के तो बापड़े का ब्याह भी नहीं हुआ अभी तक। इसका मतलब यह है आपने तो अपना काम निकलवा लिया ना। तो कुल मिलाकर के तादात्म्यकरण के अंदर हम कोशिश करते हैं कि अपना कोई कार्य निकालने के लिए, चाहे हमें इसके लिए समाज के किसी बड़े व्यक्ति के साथ संबंध दिखाना पड़े, हमें करना है, और यही तादात्म्यकरण है। और इसी वजह से मैंने एग्जाम्पल बताया कि या तो व्यक्ति अपने जैसा दूसरों में देखेगा कि मैं हूं तो वो वैसा है, या फिर चालान कट रहा है तो कहते कि साहब मेरा बाप तो जिला परिवहन अधिकारी है। इस प्रकार से वो अपने आप को मुसीबत में फंसने से बचा लेता है। इसके अलावा भी और कई उपाय हैं, आइए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपको द्वंद्व के बारे में पता चल चुका है कि एग्जाम में इसमें से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। मैंने आपको बताया कि द्वंद्व 3 प्रकार का होता है। द्वंद्व 3 प्रकार का होता है। पहला उपागम उपागम द्वंद्व, लेकिन आजकल एग्जाम्स में इसका एक और अर्थ भी पूछा जा रहा है। उपागम उपागम द्वंद्व का ही एक नाम है ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। अंग्रेजी में कहें तो अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो उपागम उपागम द्वंद्व एक है ग्राह्य ग्राह्य। दूसरा प्रकार है परिहार परिहार द्वंद्व। इस परिहार परिहार का एक नाम और भी है वर्जित वर्जित द्वंद्व, यानी कि अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। और तीसरा प्रकार जो इसका माना गया है वो है उपागम परिहार द्वंद्व। इसी का एक नाम ग्राह्य वर्जित द्वंद्व। अब क्या है, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको पता चला कि द्वंद्व की जो बीमारी है मानसिक, ये 3 प्रकार के टुकड़ों में बांटी जाती है। एक तो उपागम उपागम द्वंद्व में, एक परिहार परिहार द्वंद्व में, और तीसरा उपागम परिहार द्वंद्व में। क्या मतलब है इन चीजों का, तो समझते हैं। उपागम उपागम द्वंद्व के अंदर जो आपके सामने ऑप्शंस रखे जाएंगे चुनने के लिए, वो दोनों अवसर श्रेष्ठ होंगे। यानी द्वंद्व के लिए तो मैंने बताया था कि आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, एक चुनना पड़ेगा, द्वंद्व है। लेकिन उस द्वंद्व को भी अगर मैं ये कहूं कि उपागम उपागम कौन सा है, तो आपको पता लगाने के लिए देखना होगा कि जब भी उपागम उपागम द्वंद्व होगा तो आपके सामने जो दोनों ऑप्शंस रखे जाएंगे, अवसर रखे जाएंगे, श्रेष्ठ होंगे। और कैसे होंगे आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस व आईपीएस में से एक चुनना।
कल को अगर कोई आपसे ये कहे कि आपको आईएएस और आईपीएस दोनों ऑफर करता हूं, दोनों में से क्या बनना चाहेंगे? कुछ लोग कहेंगे साहब मैं तो आईएएस बनूंगा, कुछ लोग ये भी कहेंगे मैं आईपीएस बनूंगा। पर आप अगर नजर दौड़ाएं तो दोनों ऑप्शन श्रेष्ठ हैं। आईएएस भी रुतबे की पोस्ट है, आईपीएस भी रुतबे की पोस्ट है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन श्रेष्ठ हैं। एक चुनने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब वहां द्वंद्व जो माना जाएगा वो उपागम उपागम द्वंद्व माना जाएगा। अब मेरे कई प्यारे विद्यार्थी जो भी मुझे देख पा रहे हैं वो ये कहेंगे कि साहब हम तो साहब सारे आईएएस ही बनेंगे। तो मैं इसके ऊपर भी एक कथा सुना दूं आपको, थोड़ी सी छोटा सा उदाहरण दूं। खाटू श्याम जी का मेला जानते हैं ना आप सब लोग, जानते होंगे। उस खाटू श्याम जी के मेले में एक आईएएस अफसर 3 गार्ड के साथ में चला गया साहब। जल्दी दर्शन करनी थी तो वीआईपी तो था ही, लेकिन कोई भीड़ भड़क के कोई भगदड़ मच गया अचानक से, और वो गार्ड वार्ड तो कोई आगे पीछे खिसक गए और वो बीच में फंस गया आईएएस। अब आईएएस बीच में फंस गया, वो कभी भीड़ में घुसा नहीं। उसने कहा कि तुम हटो, धक्का देकर के लोगों को कि तुम जानते नहीं मैं आईएएस हूं, साइड में हटो। तो भाई साहब 5-7 लोगों ने उसको बोला कि तू आईएएस है, और वहीं उसको सूत करके पटक करके बाबा जी बना के बैठा दिया साहब ये आईएएस है साहब। थोड़ी देर बाद गार्ड आए, गार्ड ने पूछा साहब क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, हो गया दर्शन, चलो घर। इसका मतलब ये हुआ भैया आईएएस की शकल पे लिखा नहीं होता कि वो आईएएस है, लेकिन जो आईपीएस उस भीड़, जैसे मान लो भीड़ लग रही है, आईपीएस दूर से आता, वर्दी पहन के आता है, और आते भाई साहब लोग खुद जगह देते, भाई साहब आओ आओ, पता चलेगा कोई पता गुस्सा आ जाए, आड़ा पटक के वहीं उसका कुसंवेदन कर दे जी, कोई पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी को वर्दी दिखाने के लिए, किसी को वर्दी के ऊपर ज्यादा अपने आप को लगता है कि मैं इसमें ज्यादा सुइटेबल करूंगा तो आईपीएस चुनेगा, और जिसको लगता है भैया मैं तो आराम से मौज करनी जिंदगी में तो आईएएस चुनेगा। इसका मतलब यह हुआ अवसर दोनों श्रेष्ठ हैं, और इस वजह से जो द्वंद्व पैदा होगा वो उपागम उपागम द्वंद्व है। दूसरे प्रकार को अगर हम लें परिहार परिहार द्वंद्व को, तो इसमें मामला बिल्कुल उल्टा है। इसमें आपके सामने जो दोनों अवसर चुनने के लिए दिए जाएंगे, दोनों में से एक चुनने के लिए दिया जाएगा, वो दोनों अवसर निम्न स्तरीय होंगे, लो लेवल के होंगे। अब जैसे आपको मैं क्या कहूं, एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो वैसे तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए एक लड़के का किन्हीं अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के बाद में वो उसे अपने गुप्त अड्डे पर ले गए, और वहां से उस लड़के के पिताजी को फोन किया गया कि आपका लड़का हमारे कब्जे में है भैया, और अगर आपको अपने लड़के की जान प्यारी हो तो हमें 1 करोड़ रुपए की राशि चाहिए। हमें 1 करोड़ रुपए भर करके पुराने मंदिर की टेकरी पर या जहां भी पटकने के लिए बोले, वो बोल रहे हैं साहब कि 1 करोड़ रुपए दे दो। तो पता पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा उसके लड़के के कि एक काम करो, उस लड़के को आप ही रख लो, आप ही रख लो, मुझे तो नहीं चाहिए 1 करोड़ रुपए में मैं क्या करूंगा लेकर के, मेरे तो 2 लड़के और है, कोई दिक्कत नहीं, एक कम भी हो जाए तो साहब वो सुन करके अजीब सा लगा उस आदमी को जिसने अपहरण किया था। उसने उस लड़के को कहा ये तेरा बाप है, जल्लाद है, ये कह रहा है कि मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एक बात बता, अब मैं तेरे को 2 ऑप्शन देता हूं। अपहरणकर्ता ने लड़के को बोला मैं तेरे को 2 ऑप्शन देता हूं कि भैया तेरे को दोबारा वहां पटक के आकर के पेट्रोल तो हमको बाढ़ना नहीं है गाड़ी का, तो ये बता अब तेरे को मारेंगे हम, तो ऑप्शन देते हैं तेरे को कि तू चाकू से मरेगा कि गोली से मरेगा। मरना निश्चित है, लेकिन वो ऑप्शन दे रहा है गोली से मारूं कि चाकू से मारूं। तो ऐसी स्थिति जब होती है, दोनों अवसर निम्न स्तरीय है, मरना निश्चित है, इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं परिहार परिहार द्वंद्व है। और इसका जनरल उदाहरण अगर आपको बताऊं तो इसका उदाहरण हो सकता है इधर कुआं उधर खाई, यानी निश्चित है, मरना निश्चित है। अब तू कुएं में कूद के मरेगा कि खाई में कूद के मरेगा, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो जब दोनों अवसर निम्न स्तरीय हों तो वहां कौन सा द्वंद्व हो जाएगा? परिहार परिहार द्वंद्व। और जहां दोनों अवसर श्रेष्ठ हों वहां क्या हो जाएगा? उपागम उपागम। लेकिन पिछली बार रीट के एग्जाम में यहां से सवाल आया था उपागम परिहार द्वंद्व से। उपागम परिहार द्वंद्व यह कहता है कि इसके अंदर एक अवसर तो होगा श्रेष्ठ और एक अवसर होगा निम्न स्तरीय।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब एक ऑप्शन बढ़िया और एक ऑप्शन लो लेवल का दे दिया जाए, दोनों में से श्रेष्ठ और निम्न दे दिया जाए, तो हम तो श्रेष्ठ चुनेंगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। मैं आपको बताऊं कैसे। सबसे पहले इसका अगर एग्जांपल देखें, तो इसका एग्जांपल होगा करूं या न करूं। अब आप सोचेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। आप किसी हाईवे रूट से जा रहे थे, अचानक आपने देखा कि वहीं जहां से आप गुजर रहे थे बहुत एक भयानक एक्सीडेंट हो चुका है और एक व्यक्ति वहां दर्द से तड़प रहा है। तो उस बीमारी के अंदर जब वो आदमी दर्द से तड़प रहा था, तो आपने ये सोचा कि क्या करना चाहिए मुझे इसके साथ। आप सोचते हैं कि फालतू में मेरे ऊपर पुलिस के केस होंगे, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, तू लाया, ये मर गया, ये कौन था, क्या था, तेरा क्या लगता था। तो अपन क्या करते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद नहीं करके हम वहां से निकल जाते हैं। और आज के समाज की यही विसंगति है भैया। आप आजकल फेसबुक चला के देखिए, यूट्यूब चला के देखिएगा, मदद कोई नहीं कर रहा है, फोन से उसका वीडियो बना रहे हैं कि देखिए साहब ये मर गया है। अरे भैया, जितने दिनों में तूने वीडियो बनाया उसको अस्पताल ले जाता। वैसे भी आजकल पुलिस सारी सूचनाएं गुप्त रखती हैं, जो अस्पताल छोड़ के जाता है उसके ऊपर ज्यादा परेशानी, उसको परेशान नहीं किया जाता, खाली उसकी आईडी देख करके रिकॉर्ड रख लिया जाता है। इसका मतलब मदद हमें करनी चाहिए थी, लेकिन क्या हमने की? नहीं। तो ये जो करूं या न करूं की स्थिति है ना, ये स्थिति ही उपागम परिहार द्वंद्व है। इसका मतलब अब ये सिद्ध हुआ कि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि द्वंद्व कितने प्रकार का होता है, तो आप आंसर देंगे 3। पहला उपागम उपागम, दूसरा परिहार परिहार, तीसरा उपागम परिहार। उपागम उपागम दोनों अवसर श्रेष्ठ, परिहार परिहार दोनों अवसर निम्न स्तरीय, और उपागम परिहार जो रीट के इस बार के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक अवसर श्रेष्ठ, एक अवसर निम्न स्तरीय। अब बढ़ते हैं अगली बीमारी पर। द्वंद्व नामक बीमारी के बाद में अब तक हम देखें तो हम 4 बीमारियों की चर्चा कर चुके हैं। हम तनाव की बात कर चुके हैं, हम भग्नाशय कुंठा की बात कर चुके हैं, हम दबाव की बात कर चुके हैं, हम द्वंद्व की बात कर चुके हैं। अब आते हैं 5वीं बीमारी पर, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बीमारी है, आपके जीवन से कहीं ना कहीं कईयों के से जुड़ी होगी। आइए उस बीमारी की चर्चा करते हैं। अगली बीमारी जो कि मैं 5वीं बीमारी बता रहा हूं, इस बीमारी को कहा जाता है दुश्चिंता, यानी कि एनेक्साइटी। एनेक्साइटी क्या है? दुश्चिंता क्यों पैदा होती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा मन एक नहीं बल्कि 3 प्रकारों में बटा हुआ है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और सबसे ज्यादा जितनी भी चीजें हम दबा के रखते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि बस हम उसकी ओर ध्यान ना दें, वो अचेतन मन में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा भैया कि जब दुश्चिंता की बात हो तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि जब प्राणी के अचेतन मन का व्यवहार, जब प्राणी के अचेतन मन का व्यवहार चेतन मन पर हावी होने का प्रयास करता है, तो दुश्चिंता उत्पन्न होती है। समझिएगा इस लाइन को कि अचेतन मन का व्यवहार जब आपके चेतन मन के ऊपर हावी होने का प्रयास करता है, तो दुश्चिंता उत्पन्न होती है। अब कैसे होती है, क्या होती है, बिना उदाहरण के कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आइए कुछ ऐसा उदाहरण लेते हैं जिससे हमें और आपको तुरंत ये चुटकियों में याद हो जाए और वहां एग्जाम में जाते तुरंत हमें पता भी चल जाए। आइए कुछ चटपटा सा उदाहरण लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का और एक लड़की थे। एक लड़का लड़की थे और दोनों आपस में बहुत घनिष्ठ प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा सच्चा प्रेम था भैया। अब साहब घनिष्ठ प्रेम करते थे, लेकिन आपको तो पता ही है प्रेम जो होता है वो शुरू के 1 महीने बहुत अच्छा लगता है,
फिर दूसरे महीने में अच्छा लगता है, तीसरे में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे 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 करते करते कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव झगड़े स्टार्ट हो ही जाते हैं। पति पत्नी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे एक लड़का लड़की बहुत ज्यादा आपस में प्रेम करते थे, तो एक बार की बात है, वैलेंटाइन डे के दिन वो जो लड़की थी, उस लड़की की सहेली ने उस लड़की से कहा कि मेरे पुरुष मित्र ने यानी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस वैलेंटाइन डे के ऊपर आईफोन गिफ्ट किया है, एप्पल वाला जो आता कटा हुआ सेब आता ना, वो सबसे महंगा फोन, वो वाला। ठीक है साहब। अब उसकी इस बात को सुन करके थोड़ी सी जलन हुई लड़की को। देखो उसका बॉयफ्रेंड तो उसको देखो साहब एप्पल का आईफोन दे रहा है, मेरे वाले ने तो कुछ दिया ही नहीं। तुरंत उस लड़के के पास गई अपने बॉयफ्रेंड के पास में और जाके बोलती है कि मुझे भी आईफोन चाहिए। तो बेचारा लड़का गरीब था। लड़का क्या बोलता है कि अरे मैं तो खुद ही नोकिया 1100 की बैटरी में कागज ठांस ठांस के दिन काट रहा हूं, मैं कहां से लाके दूंगा तेरे को आईफोन। तो बोलेगी फिर एक काम कर, अपन आज से ब्रेकअप करते हैं, आज के बाद मैं तेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं तुझे नहीं जानती। और फिर उसके बाद में साहब वो लड़का उस टाइम तो बोलता ठीक है ब्रेकअप कर लेंगे। लड़की जाकर के अपने पिताजी से बोलती पिताजी आप तो मेरा ब्याह करवाओ, शादी करवाओ आप तो। और वो तो इसी फिराक में था पिताजी, तो तुरंत महीने भर में तो शादी टिका दी साहब अगला। अब साहब लड़का धीरे 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 बहुत ज्यादा अवसाद में चला गया। वो लड़का जिसको वो छोड़ के गई है बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। वो तो कभी हाथ की नसें काट रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी 2000 का नोट बैंक में चेंज करा के उस पर लिख रहा है कि सोनम गुप्ता बेवफा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। वो तो पगला गया वो तो भैया पूरा। तो एक बार, अब कहते हैं ना समय धीरे धीरे सारे घाव भर देता है, तो धीरे धीरे कंट्रोल में आया। अब पिताजी ने उसको कहा कि अब तेरे से नौकरी वोकरी तो क्या है, पढ़ाई वढ़ाई तो होने को है नहीं, कोई नौकरी वोकरी तलाश कर। तो वो लड़का नौकरी करने के लिए अपने दोस्त के पास गया, बोला कि यार तू कहाँ जॉब करता, मेरे को भी लगवा दे। तो बोले एक काम करे, मैं तो होटल मैनेजमेंट कर रखा है, वहां पर ब्याह सावे चल रहे हैं, वेटर का काम कर लेते हैं। तो वो लड़के दोनों वेटर का काम करने लग गए। अब साहब जिस शादी में वो जूस लेकर के गिलास में और ऐसे डोल रहा था, उसी शादी में वो लड़की जो उसे छोड़ के चली गई थी, वो अपने पति के साथ में हाथों में हाथ डाल करके चलती हुई नजर आती है। उसको देख करके वो लड़के को पुराना प्रेम याद आने लगता है, वो सारी भूली बिसरी याद आने लगती है, वो पागलपन याद आने लगता है, वो मरने जीने की कस्में याद आने लगती है, और वो लड़का पागलपन का शिकार हो जाता है। वो वहां पर पागल सा दिखने लग जाता है, भाग के पीछे टेंट के पीछे छुप जाता है। लेकिन टेंट के पीछे तो छुप गया, वो जो दोस्त था ना उसका साथ का वेटर, वो आके और बोलता है ये तो वही है, वो जो तुमको छोड़ के भाग गई थी, ये तो वही है जो जिससे तू प्रेम करता था जीने मरने कस्में। तो वो जो अचेतन मन के अंदर वो उस लड़के ने प्रेम को कहीं दफन कर दिया था, दबा दिया था, वो प्रेम अब उसके चेतन मन पर उबड़ उबड़ के बाहर आ रहा है। और यही उसके मन में जो बीमारी पैदा कर रहा है, उस बीमारी का नाम क्या है भैया? दुश्चिंता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब हमारे अचेतन मन का कोई व्यवहार चेतन मन के ऊपर हावी होने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से जो बीमारी उत्पन्न होती है उस बीमारी को हम दुश्चिंता कहते हैं। इस वजह से इसका एक उदाहरण हो सकता है कि साहब पुरानी प्रेमिका को अचानक से देखने पर, पुरानी प्रेमिका को अचानक से देखने पर भूली बिसरी यादें ताजा हो जाना, यानी जो भी बातें थी, जो भी यादें थी, वो सारी यादें ताजा हो गई, अचेतन मन से निकल के चेतन मन पर आ गई, और यही दुश्चिंता है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अब हम पांचों बीमारियों को पढ़ चुके हैं, पर आपको तो पता ही है अगर बीमारी होती है तो बीमारी से बचने के उपाय भी होते हैं। अगर आपको जुकाम लग गया है तो आपको उसकी दवाई भी मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि बीमारियों से बचने के उपाय हैं। इन 5 बीमारियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो इनसे निकलने के उपाय भी हैं, और उन उपायों में से कौन से उपाय श्रेष्ठ होंगे, वो उपाय क्या हैं, आइए देखते हैं। अब उन 5 बीमारियों से बचने के, यानी कि कुसमायोजन से बचने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, आइए इसके ऊपर अच्छे से चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कुसमायोजन होने वाला है तो उससे बचें कैसे, उस चीज से बचाव कैसे हो,
कैसे सुरक्षा। और आप एक बात समझ लीजिएगा, बचाव के भी दो तरीके होते हैं। हर किसी चीज से बचने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष, और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुसमायोजन से बचाव के उपायों को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक उपाय जिनको हम प्रत्यक्ष उपाय कहते हैं, और एक उपाय जिनको हम अप्रत्यक्ष उपाय कहते हैं। अगर प्रत्यक्ष उपायों की बात की जाए तो प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं जिसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चों। एग्जाम में जो सवाल आने वाला है, जो आता रहा है, अगर हमें स्मार्ट वर्क करना है, तुरंत जाते ही समायोजन का एक प्रश्न ठीक कर देना है, उसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। 99.95% जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा, सुने। इनमें से कुसमायोजन से बचने का प्रत्यक्ष उपाय नहीं है, पहचानो। इनमें से कुसमायोजन से बचने का अप्रत्यक्ष उपाय है। इसका मतलब भैया, ऐसे प्रश्नों को अगर हल करना हो, और अगर ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहे हो, तो सीधी सी एक तरीका है, एक जुगाड़ है, आपको केवल और केवल प्रत्यक्ष उपाय याद करके दिमाग में डाल लेने। समझना सबको है, पर दिमाग में रट करके डालने वाले जो उपाय हैं वो प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये संख्या में केवल 4 है। ये संख्या में केवल 4 है। और अगर ये 4 उपाय आपको याद रह गए, फिर प्रश्न आया कि पहचानिए इनमें से कौन सा कुसमायोजन से बचने का अप्रत्यक्ष उपाय है, तब भी आपका सवाल ठीक हो जाएगा। पहचानिए कौन सा प्रत्यक्ष उपाय है, तब भी आपका सवाल सही हो जाएगा। इसका मतलब याद आपको दिमाग में जो रट के जो चीज रखनी है वो प्रत्यक्ष उपाय है, और समझना सबको है। प्रत्यक्ष उपाय जो कि संख्या में 4 माने जाते हैं, उसमें पहला उपाय है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। दूसरा उपाय है मार्ग बदल लेना। तीसरा उपाय है बाधा निराकरण, और चौथा उपाय है विश्लेषण व निर्णय। तो 4 उपाय मैंने आपको बताए हैं प्रत्यक्ष। पहला उपाय है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दूसरा उपाय है मार्ग बदल लेना, तीसरा उपाय है बाधा निराकरण सॉरी, और चौथा उपाय है विश्लेषण व निर्णय। कैसे पहचानेंगे, उदाहरण बता रहा हूं, इजी वे में समझ जाइएगा। मान लीजिए आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, पर आपको पता चला कुछ समय बाद कि आपसे वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? नहीं। अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो उससे कुछ लेवल नीचे का लक्ष्य, कुछ छोटा लक्ष्य निर्धारित कर लो और अपने आप को कुसमायोजन से बचा लो। उदाहरण बताता हूं। 2 लड़के पीएमटी की तैयारी करने के उद्देश्य से कोटा गए, और कोटा जाने के बाद में पहला साल निकला, फेल हो गए, दूसरा साल निकला, फेल हो गए, तीसरा फेल, और चौथी बार भी फेल। जब बार बार फेल हुए तो एक आखिर में दोनों दोस्तों के दिमाग में भगनाशा उत्पन्न हो गई, कुंठित हो गए मन से कि यार अपने बस की बात नहीं है यार। तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि यार मैं तो बाहर घूम के आ रहा हूं, मेरा दिमाग फट रहा है, और एक बोलता नहीं तो यार मैं तो यहीं बैठूंगा, मेरे को तो कहीं नहीं जाना। तो साहब वो जो एक लड़का बाहर चला गया, वो जब वापस लौट के आता है तो देखता है कि जिस दोस्त को वो वहां छोड़ के गया था कमरे पर, वो फांसी के फंदे पर झूल के आत्महत्या कर चुका है। ये तो बहुत दुखद हुआ। उसका तो परमानेंट ही कुसमायोजन हो गया, उसका भी और उसके परिवार का भी। कितनी उम्मीदों से भेजा था लड़के को तैयारी करने की। तो दूसरे लड़के ने सोचा, उसको ऐसे फांसी के फंदे पर झूला हुआ देख के, कि यार मैं भी मर जाता हूं। लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या आया,
उसने एक बार अपने पिताजी से बात करने की सोची, मैं पिताजी से बात करूंगा। पापा को फोन लगाया और फोन लगा के बोलता है, पिताजी। बोले क्या? बोले आप क्या चाहते हैं, मुझे डॉक्टर बने हुए देखना चाहते हैं या मुझे जिंदा देखना चाहते हैं? तो पिताजी ने एक ही बात कही कि भाड़ में गया डॉक्टर, सब कुछ छोड़ घर आ जा चुपचाप, मैं बैठा हूं ना कमाने के लिए, तू क्यों चिंता कर रहा, बेफिक्र हो क्या, तू तो एक ही मेरे। तो आप सोचो कितना सहारा मिला उसको। वो लड़का आया, आज पता नहीं कि उसने, वो लड़का आया, उसने एकेडमिक कोर्स किया, जब पीएमटी बस की नहीं थी, एकेडमिक कोर्स किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसी दरमियान स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा निकली और उसने वो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा दी। चूंकि वो पीएमटी की तैयारी करके पूरा मंज चुका था किसी भी लेवल को टक्कर देने के लिए, खाली पीएमटी में नंबर नहीं आया उसका, लेकिन जब उसने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा दी, मेरिट के अंदर उसने राज्य स्तर को टॉप किया और उसने अपने गृह जिले के अंदर अपने घर से खाली 10 कदम दूर एक उच्च माध्यमिक स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट हासिल की। तो आज वो लड़का स्कूल व्याख्याता बन चुका है। तो क्या वो कुसमंजन से बचा? बिल्कुल बचा। क्यों? क्योंकि जब वो पीएमटी का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया तो उससे थोड़ा छोटा लक्ष्य निर्धारित किया और आज सेलेक्ट होकर के, चाहे डॉक्टर नहीं हो पर मास्टर तो है, बढ़िया पैसा तो आ रहा है। इसका मतलब उसने क्या बदला, किसका प्रतिस्थापन किया? लक्ष्य का। यानी कि डॉक्टर न बन पाने पर, डॉक्टर न बन पाने पर शिक्षक भर्ती में चयनित होना क्या साबित करता है कि उस लड़के ने क्या किया? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन किया। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिसका नाम है मार्ग बदल लेना। अब कैसा मार्ग बदल लिया, क्या मार्ग बदला? तो मैं इसके ऊपर आपको बात बताना चाहूंगा कि इसमें अगर प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वो लक्ष्य को नहीं बदलता, बल्कि लक्ष्य वही रखता है, केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास और मार्ग बदल लेता है। कैसे बदलता है सुनिए। जैसे मान लीजिए वो लड़के का जो मैंने उदाहरण दिया, उन लड़कों के अलावा उसी पीजी के अंदर, उसी हॉस्टल में एक लड़का और था। वो लड़का दिन रात तैयारी करता था और आपको मैं बता दूं, वो इससे पहले अपने जिले की, अपने राज्य की मेरिट में पहला स्थान प्राप्त कर चुका लड़का था। बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसका फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। कभी 1 नंबर से, कभी पॉइंट से, कभी फलाने से, कभी 1.5 नंबर से, कभी 2.5 नंबर से उसका सिलेक्शन अटक रहा था। तब उसको किसी व्यक्ति ने सलाह दी। उसने पूछा कि क्या भैया मेरा तो नंबर ही नहीं आ पा रहा, क्या मुझे डॉक्टर की तैयारी छोड़ देनी चाहिए कि पीएमटी की? तो उस आदमी ने कहा कि तू पागल है क्या, अगर तेरे जैसे लड़के का सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा? तो बोला भैया मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं? तो उस दूसरे व्यक्ति ने उसको सलाह दी, उस लड़के को, कि तू एक काम कर, डॉक्टर ही बनेगा और डॉक्टर की तैयारी कर, लेकिन तू जिस कोचिंग से तैयारी कर रहा है उसमें इतना दम नहीं है कि तेरा सिलेक्शन करवा दे। तो तू एक काम कर, दूसरी उस कोचिंग को ज्वाइन कर, वहां से खूब डॉक्टर निकल रहे हैं और वहां बहुत अच्छे टीचर हैं। तो साहब उसके कहने पर उस लड़के ने उस कोचिंग को तो छोड़ा, पुराने वाले को, और दूसरी कोचिंग को ज्वाइन किया। और अगली बार क्या देखता है कि डॉक्टरों की जो चयनित लिस्ट है उसमें पहला नंबर उस लड़के का है। इसका मतलब क्या उसने डॉक्टर बनने का लक्ष्य छोड़ा? नहीं, उसने केवल अपनी सफलता के साधन, अपने मार्ग बदले। तो जब लक्ष्य बदल जाए तब तो लक्ष्य प्रतिस्थापन है, लेकिन सफलता प्राप्ति के लिए साधन बदल जाए तो वो मार्ग बदल लेना है। यानी कि इसका उदाहरण हो सकता है, सफलता प्राप्ति हेतु केवल उद्देश्यों में बदलाव या साधनों में बदलाव लाना। केवल साधनों में बदलाव लाया है, कोचिंग दूसरी बदली है। तो इस प्रकार से हमें 2 बातें पता चली, एक तो लक्ष्य प्रतिस्थापन की और दूसरा मार्ग बदल लेने की। अब हम बात करते हैं नंबर 3, बाधा निराकरण की। ये बाधा निराकरण क्या है? बाधा निराकरण की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लड़का था जो कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए, रीट की तैयारी करने के लिए पिताजी से सुझाव लिया कि पिताजी मुझे क्या करना चाहिए। तो पिताजी ने कहा देख अपन चूरू जिले के हैं, चूरू, तो एक काम कर, एक बार जयपुर और जोधपुर ये 2-3 जगह होकर क्या और देख क्या बढ़िया कोचिंग कौन सी है।
तो जब वो लड़का जयपुर आता है तो उसने 5-7 संस्थानों के अंदर डेमो लिया, कौन सा टीचर बढ़िया है, कौन सी क्या है, तो उसे कोचिंग बहुत अच्छी लगी कि हाँ यहां से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। उसने उस कोचिंग में एडमिशन ले लिया, लेकिन जब वो घर आके आया तो मुंह लटका के आया। पिताजी ने पूछा क्या बात हो गई? बोले पिताजी एक समस्या आ गई। बोले क्या? बोले पिताजी अपन तो रहने वाले हैं चूरू के, बढ़िया कोचिंग मुझे लगी जयपुर की, आने जाने का रास्ता इतना लंबा है तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा, पढ़ूंगा कब, रोज बस से आना रोज बस से जाना। तो पिताजी ने कहा कि बेटा इतना परेशान मत हो, समझ 2-4 महीने दुख पालेगा तो कोई जरूरी वो ऐसे कोई आफत तूफान नहीं आ जाएगा, जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, दुख पाने की जरूरत नहीं है। 5 महीने के लिए रेंट पे रह ले, पीजी के अंदर रह ले, तू जा करके किराए पे कमरा ले ले, और ये जो बीच की दूरी जो तुझे बाधा लग रही है, इस बीच की दूरी की बाधा का बेटा तू क्या कर दे, निराकरण। तो चूरू जिले का लड़का जयपुर जिले में जो पढ़ने आ चुका है, वो ये बाधा जो उसे दूरी लग रही है अपने घर से अपने कोचिंग तक की, इसे दूर करने के लिए अगर वो रूम रेंट पर ले रहा है, पीजी में रह रहा है, तो इसका मतलब वो बीच की दूरी की बाधा का क्या कर रहा है, निराकरण। चौथी और आखिरी उपाय की मैं बात करूं प्रत्यक्ष की, तो एक लड़का है जो बार बार जब भी एग्जाम देता है तो कभी 0.1, 2, 3 या 2, 3, 4 या मैक्सिमम 5 नंबर्स इनसे बार बार रह जाता है। अब साहब उसने सोचा कि अब की बार ये मेरा आखिरी प्रयास है, लास्ट अटेम्प्ट है, तो इस बार कोई गलती ना हो, इसलिए उस लड़के ने पुरानी जितने भी आज तक गलतियां हुई हैं एग्जाम्स में उससे, उन सब का उसने क्या किया, विश्लेषण, और विश्लेषण करके पुरानी जितनी भी गलतियां थी उन माइनस पॉइंट को प्लस पॉइंट बनाने का क्या लिया, निर्णय। और जब वो एग्जाम देने गया और रिजल्ट आया तो उसका चयन इस बार हो गया। इसका मतलब अब आपके सामने सिद्ध हो चुका है कि यदि हमें कुसमायोजन से बचना है तो हमें प्रत्यक्ष उपाय जो है वो 4 अपनाने पड़ते हैं। अगर डॉक्टर नहीं बन पाया, टीचर बन रहा है, लक्ष्य प्रतिस्थापन, एक कोचिंग सिलेक्शन नहीं दे पा रही, दूसरे में पढ़ के सिलेक्शन ले रहा है, मार्ग बदल लेना। चूरू का लड़का जयपुर में आके पढ़ रहा है, बीच की दूरी की बाधा को दूर करने के लिए कमरा किराए पर ले रहा है, बाधा निराकरण। पुरानी गलतियां कहां थी उसका क्या कर रहा है, विश्लेषण, और सफलता प्राप्ति का क्या ले रहा है, निर्णय। तो आपको एग्जाम में, अब मैं बता दूं सवाल कैसे हल करने हैं, यह होता था, ये तो समझाने की बात थी। अब बात करते हैं ट्रिक की, स्मार्ट वर्क की। अभी अगर आपने इन 4 उपायों को देख लिया हो तो एक प्रश्न जो मैं आपके पूछूंगा, 2-3 जो भी, तुरंत आपके उत्तर आएंगे। सॉरी, प्रश्न, इनमें से कौन सा कुसमायोजन से बचने का अप्रत्यक्ष उपाय है? 4 ऑप्शन, लक्ष्य प्रतिस्थापन, बाधा निराकरण, विश्लेषण व निर्णय, और चौथा औचित्य स्थापन। तो क्या आंसर आएगा, औचित्य स्थापन। क्वेश्चन सुनो अगला, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष उपाय है? औचित्य स्थापन, दमन, शमन या लक्ष्य प्रतिस्थापन? क्या आंसर आएगा, लक्ष्य प्रतिस्थापन। इसका मतलब भैया अगर आपको सिर्फ ये 4 उपाय याद हैं तो उसके बाद आप ये मान के चलिएगा एग्जाम में ऐसा सवाल अगर पूछा गया तो आपका प्रश्न किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। तुरंत आपको देखते ही पता चल जाएगा कि उपाय कौन सा है या कौन सा नहीं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष उपायों की। आइए चलते हैं। कुसमायोजन से बचने के हम प्रत्यक्ष उपाय पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुसमायोजन से बचने के अप्रत्यक्ष उपाय यानी कि इनडायरेक्ट मेथड्स की। कुसमायोजन से बचने के जो अप्रत्यक्ष उपाय हम मानते हैं, इन अप्रत्यक्ष उपायों को एक विशेष नाम से जाना जाता है और इन्हें कहा जाता है आत्मरक्षा युक्तियां या प्रतिरक्षा तंत्र। तो कल को कोई आपसे पूछे कि साहब ये अप्रत्यक्ष उपाय जो हैं इन्हें और किन नामों से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं कि इन्हें आत्मरक्षा युक्ति या प्रतिरक्षा युक्ति भी कहा जाता है। अब ये कौन से उपाय हैं, किस किस प्रकार के उपाय हैं? संख्या में ये कोई 1, 2, 4 नहीं है, बल्कि संख्या में बहुत ज्यादा है।
तो आइए इनके ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, एग्जाम में तुरंत उत्तर पहचानना है, तो सीधा सवाल आपका बार बार ये बन रहा है कि पहचानिए कौन सा प्रत्यक्ष उपाय है कि नहीं है। इसलिए मैंने आपको वो 4 प्रत्यक्ष उपाय याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, रटने के लिए कहा था। तो आइए पहला उपाय पढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष। पहला जो अप्रत्यक्ष उपाय हम लेते हैं वो हम लेते हैं दमन। इस दमन को अंग्रेजी में रिप्रेशन भी कहा जाता है। दमन को अंग्रेजी में रिप्रेशन भी कहा जाता है। और ये जो दमन है, आखिर इसमें हमें करना क्या पड़ता है? देखिए, जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं होता। ये एक ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें बहुत बलपूर्वक, बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन के द्वारा, बहुत ज्यादा ध्यान डाइवर्ट करके भूला जा सकता है। वरना अगर उन चीजों में आप उलझ गए तो हो सकता है कि आप अपना दिमागी संतुलन खो के पागल हो जाएं। दमन उपाय क्या है, मैं इसे एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई परिचित व्यक्ति है जो आपका बहुत ही दिल के करीब है। अगर उसका निधन हो जाए, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या आप उसे आसानी से भूल पाएंगे? नहीं, भूलने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन वो जीवन भर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हां, बस ये जरूर है कि उन बातों को भूलने के लिए आप अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे काम में लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य कटु स्मृति और दुखद बातों को जब बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे दमन की संज्ञा दी जाती है। तो इसे दमन कहा जा सकता है या दमन की संज्ञा दी जाती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप ये उपाय नहीं कर पाए तो ये मान लीजिएगा कि आपके पागल होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है, किसी परिचित व्यक्ति की मृत्यु के शोक को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करना, तो आसानी तो नहीं है कि आप उसे भूल जाएं, लेकिन आपको वो काम कैसे करना पड़ेगा? बलपूर्वक। तो जब हम किसी दुखद घटना को या कड़वी यादों को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करते हैं तो इसे दमन की संज्ञा दी जाती है। और एक प्राणी के आपको मैं नाम के साथ में जोड़ना चाहूंगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। इस प्राणी का शायद नाम आपने सुन रखा है, सिगमंड फ्रायड। इस सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि मुझे जब आप सारे उपाय बताते हैं कुसंवेदन से बचाव के, तो मुझे सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा लगता है? दमन। यानी कल को पूछा जाए कि सिगमंड फ्रायड ने किस अप्रत्यक्ष उपाय को सबसे महत्वपूर्ण बताया है, तो आप आंसर देंगे दमन नामक उपाय को बताया है। अब बात करते हैं अगली उपाय की, अगले प्रतिरक्षा तंत्र की। अब हम बात करते हैं दमन के बाद दूसरे उपाय की, जो नाम में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मिलता जुलता सा लगेगा। दूसरा उपाय है शमन, जिसे अंग्रेजी में सुप्रेशन भी कहा जाता है। पहला था दमन यानी कि रिप्रेशन, और दूसरा है शमन यानी कि सुप्रेशन। दोनों में सिर्फ एक छोटी सी चीज का अंतर है, जिसके आधार पर ही आप इन दोनों में अंतर कर पाएंगे। दमन के अंदर तो आपको किसी भी कड़वी यादों को, किसी भी स्मृति को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। शमन के अंदर आप किसी घटना, स्मृति को शांतिपूर्वक भूलने का या
दबाने का प्रयास करते हैं। यानी जब आप किसी घटना या किसी स्मृति को शांतिपूर्वक भूलने या दबाने का प्रयास करते हैं तो इसे शमन कहते हैं। तो मैं एक शब्द पे आपका गौर थोड़ा सा लेना चाहूंगा, अट्रैक्शन, कि वहां तो था बलपूर्वक भूलने का प्रयास और यहां है शांतिपूर्वक भूलने का प्रयास। इसका मतलब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहां तो दमन करना है, कहां शमन करना है। देखिए, दमन के अंदर जो घटनाएं भूलने का प्रयास किया जा रहा था वो बहुत ही हृदय विदारक थी, जिनको भूलना बहुत आसान नहीं था। लेकिन शमन में जो घटनाएं भूली जाती हैं वो ऐसी होती हैं जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं और जिन्हें भूलना आसान होता है। जैसे मान लीजिए आप सीढ़ियों से उतर रहे थे अपने कोचिंग के और उस दरमियान किसी का कंधे का धक्का लग गया आपको और आप गिरते गिरते बचे। आपका एक बार मन हुआ कि उसको पकड़ के वहीं मारो, लेकिन उस लड़के का सॉरी भैया गलती से लग गया धक्का, तो अब क्या उसे आप जान से मारेंगे क्या? नहीं। आपके धक्का मार के उसने गलती मानी, उसने सॉरी बोला, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं भैया, जो हुआ सो हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस चीज को अपनी मेमोरी में नहीं रखा, आपने तुरंत रात गई, बात गई, तुरंत जाने दिया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। इसका मतलब आपने उस चीज को कैसे सॉल्व कर दिया? शांतिपूर्वक, तुरंत दबा दिया। इसलिए इसका उत्तर है, या इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हुआ सो हुआ, या फिर रात गई बात गई, तुरंत उस चीज को सॉल्ट आउट कर दिया। तो जहां बलपूर्वक दबाने का प्रयास दमन और जहां शांतिपूर्वक तरीके से हल करने का प्रयास वहां होगा शमन। अब बढ़ते हैं अगले उपाय पर। हम बात करते हैं अब तीसरे उपाय की, जिसका नाम है प्रक्षेपण। इस प्रक्षेपण के लिए जो अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रोजेक्शन। क्या है प्रक्षेपण और प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रक्षेपण के अंदर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रक्षेपी, यानी कि प्रोजेक्टिव। प्रक्षेपी शब्द का इस्तेमाल, यानी कि इस शब्द को देने वाला जो सबसे पहला मनोवैज्ञानिक था या इसका प्रयोग करने वाला जो सबसे पहला आदमी था, वो कौन था भैया? सिगमंड फ्रायड। तो इससे पहले कि हम इस उपाय के अंदर क्या होता है ये पढ़ें, आपको एक बात समझ लेनी है कि प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन के अंतर्गत जो प्रक्षेपी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यह इस्तेमाल किया गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अब देखते हैं इस उपाय में होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप किसी कार्य में असफल हो गए, मान लीजिए आप किसी कार्य में असफल हो गए और असफल होने के बाद आप ये कहो या कोई आपसे ये पूछे कि यार तू उस कार्य में असफल क्यों हो गया, आप उस कार्य में असफल क्यों हो गए, तो आप उस व्यक्ति को कहते हो कि यार मैं तो सफल हो जाता लेकिन मैं तो आखिर में बीमार पड़ गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, और मैं आखिर के दिनों पर कोई हमारे घर के उधर कोई मिलने वाला कोई मर गया, ऐसे साहब वहां पर कोई दिक्कतें आ गई, कोई तकलीफ हो गई। आप 10 बहाने बनाने लग जाओगे, परिस्थितियों को दोष देने लग जाओगे आप। तो यदि किसी कार्य में असफल होने पर आप परिस्थितियों को दोष देने लग जाओ तो इसे प्रक्षेपण की संज्ञा दी जाती है। इसी वजह से इस उपाय के अंदर यह बात आती है, असफल हो जाने पर, असफल हो जाने पर परिस्थितियों को दोष देना प्रक्षेपण कहलाता है। असफल हो जाने पर परिस्थितियों को दोष देना प्रक्षेपण कहलाता है। और इसका एक अच्छा उदाहरण है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी को नाचना नहीं आ रहा है तो वो नाचने को बेकार नहीं बता रही हैं, वो ये कह रही है कि नाचना तो बहुत बढ़िया है लेकिन साहब आंगन ही टेढ़ा है, परिस्थितियां ही खराब है, मैं कैसे नाचूं भैया।
इसका मतलब वो परिस्थितियों को दोष दे रहा है। और इसका थोड़ा आसान उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, रीट की परीक्षा में असफल हो जाने पर विद्यार्थी बीमारी का बहाना बनाता है कि साहब लड़का रीट के अंदर असफल हो गया, पढ़ाई करता तो सफल होता ना, पढ़ाई की कहां, रीट की परीक्षा में असफल हो गया। और जब उस लड़के से पूछा कि तू कैसे असफल हो गया, क्या हो गया, तो बताता कि साहब मैं तो बिल्कुल सिलेक्ट हो जाता, जी तोड़ मेहनत कर रहा था, मैं तो इसलिए फेल हो गया भैया क्योंकि उस एग्जाम के अंदर मैं जाता उससे पहले मैं बीमार हो गया, 2 महीने तक मेरे हेज रहा, मेरे टाइफाइड रहा, मेरे पीलिया रहा, कि मेरे लूज मोशन रहे, इस वजह से मैं तो खूब दुख पाया, वरना मैं तो साहब सफल हो जाता। इसका मतलब यहां पर बालक यानी कि वो विद्यार्थी बीमारी का सिर्फ बहाना बना करके परिस्थितियों को दोष देने का प्रयास कर रहा है। और जब असफलता का दोष परिस्थितियों को दिया जाए तो वहां आंसर क्या होगा, प्रक्षेपण होगा। तो ये तो बात थी प्रक्षेपण की। अब चलते हैं अगले उपाय पर। चलिए, अगला उपाय जो कि प्रक्षेपण की बात अपन पढ़ रहे हैं वो है औचित्य स्थापन, जिसका दूसरा नाम तर्क संगतिकरण या युक्तिकरण भी है, क्योंकि कई अलग अलग नामों से पूछा जाता है। पर अंग्रेजी में इसका एक शब्द है रैशनलाइजेशन, जिससे आपको इसे याद करने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। इसके अंदर क्या होता है कि जो अभी अभी आपने उपाय पढ़ा था प्रक्षेपण, उसमें आपने देखा था कि इसमें असफल होने पर बालक परिस्थितियों को दोष देता है कि साहब परिस्थितियां ठीक नहीं थी। उस उपाय में और इस उपाय में एक छोटा सा डिफरेंस है, खाली वहां का जो मामला था उससे ठीक उल्टा मामला है यहां पर। कैसे, तो जरा देखें। इसके अंदर यदि प्राणी असफल हो जाता है तो वह कार्य को ही दोषयुक्त बताता है। यानी वो ये कहता है कि मैं असफल हुआ हूं, इसके पीछे मेरी असफलता नहीं है, बल्कि जिस काम को मैं कर रहा था वो काम ही 2 कौड़ी का था, वो काम ही स्तरहीन था, निम्न स्तर का था, इस वजह से मैं तो नहीं कर पाया साहब, उसको मेरी इच्छा ही नहीं हुई करने की। अब इसके मैं 2 एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है जो बहुत शुरू से ही चर्चित रहा है कि साहब लोमड़ी के अनुसार अंगूर खट्टे होना, लोमड़ी के अनुसार अंगूर खट्टे होना। अब आप सोचेंगे इसमें काय का औचित्य स्थापन हो रहा है, तो आप ध्यान से सुनो, इसको समझो पहले आप। लोमड़ी बहुत भूखी थी, उसने अचानक से एक बेल देखी जो बहुत बड़ी बेल थी अंगूरों की, पर वो थोड़ी ऊंचाई पर थी। लोमड़ी खूब उछली, खूब उछली, खूब कूदी, लेकिन वो साहब अंगूर हाथ में नहीं आए। तो खुद के मन को तसल्ली देने के लिए क्या कहती है लोमड़ी कि मैं तो खूब खा लेती अंगूरों को, लेकिन ये तो अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं खा रही मैं तो। इसका मतलब जब वो अंगूरों को प्राप्त ही नहीं कर पाई तो उसने अंगूरों को ही खराब बता दिया, कार्य ही खराब बता दिया, यानी कि उसने औचित्य स्थापन किया। इसका एक एग्जांपल और देखिएगा, थोड़ा आसान। रीट की परीक्षा में असफल होने पर विद्यार्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक पद को स्तरहीन बताता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, वो रीट के एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो किसी ने पूछा भाई क्या हो गया था, तो उसने कहा यार मैंने फालतू में फॉर्म भरा था, ये रीट के थर्ड ग्रेड टीचर कौन बनेगा, थर्ड ग्रेड टीचर क्या होता है, थर्ड ग्रेड टीचर मैं तो पैदा ही कलेक्टर बनने के लिए हुआ हूं, वो तो मैं तो एहसान किया था रीट का एग्जाम दे करके,
इसका मतलब भैया वो कार्य कोई खराब बता रहा, रीट कोई बेकार बता रहा कि तृतीय श्रेणी को मास्टर थोड़ी ना होता, थर्ड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड बिल्कुल। इसका मतलब भैया कार्य को खराब बता दिया तब तो औचित्य स्थापन, और अगर परिस्थितियों को दोष दिया तो फिर माना जाता है प्रक्षेपण। और अब बढ़ते हैं अगले उपाय पर। अब पढ़ते हैं कुसंवेदन से बचने का अगला अप्रत्यक्ष उपाय। अगला अप्रत्यक्ष उपाय अगर आप देखते हैं तो ये उपाय है क्षतिपूर्ति। और इस क्षतिपूर्ति को अंग्रेजी में कंपनसेशन भी कहते हैं। अब कंपनसेशन क्या है और इसके द्वारा कुसंयोजन से कैसे बचा जाता है, पहले इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी एक क्षेत्र में कमजोर हैं या किसी क्षेत्र में आप में कोई कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए यदि आप दूसरे क्षेत्र में उन्नति लाते हो या फिर उस क्षेत्र की कमी को दूर करने के लिए कृत्रिम या बाहरी साधनों का प्रयोग करते हो, तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा जो प्रक्रम है, ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये क्षतिपूर्ति के नाम से जानी जाती है। यानी कि किसी क्षेत्र की कमी को पूरा करने हेतु दूसरे क्षेत्र में उन्नति करना या बाह्य साधनों का प्रयोग करना क्षतिपूर्ति कहलाता है। क्षतिपूर्ति कहलाता है। अब लेकिन लिखने वाली बात तो अलग है, इसके उदाहरणों से ही इसकी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में लेता हूं नंबर 1। मान लीजिए, बहुत पुराना उदाहरण भी है, एक छोटे कद की लड़की है। अब उस छोटे कद की लड़की द्वारा ऊंची हील के सैंडल पहने जा रहे हैं। क्यों पहने जा रहे हैं समझिए। एक लड़की थी जिसकी लंबाई बहुत कम थी। अब साहब लंबाई कम थी कैसे, जैसे शादी का कुछ बैठ गया सिस्टम। अब साहब शादी के अंदर लड़के ने एक शर्त रखी कि देखो आशीर्वाद समारोह में, रिसेप्शन में, शादी में हमें जब एक दूसरे के सामने हम होंगे तो कुछ कोशिश करना कि आप अपनी लंबाई की चीजों को, कमी को छुपा सको। तो अब लड़की ने क्या किया, मार्केट जाकर के जो हील वाली सैंडल आती है, ऊंची हील पेंसिल वाली, वो उसने परचेस की और साहब उसने खूब ऊंची वाली ली और बिल्कुल दूरे के बराबर टिक गई साहब शादी के दिन। इसका मतलब कद में छोटी है पर उसने ऊंची हील के सैंडल पहन करके लंबाई की क्या कर डाली, क्षतिपूर्ति कर डाली। एक उदाहरण और देख लीजिए। बूढ़ी दादी द्वारा खाना खाते समय नकली दांतों का प्रयोग करना। एक वृद्ध महिला जिसके दांत टूट चुके हैं, अब वो खिचड़ी, दलिया ये सब चीजें खा पाती है, तो एक दिन उस वृद्ध महिला के पोते ने एक नकली जबड़ा लाकर के अपनी दादी को दिया और कहा कि दादी जी जब भी आप खाना खाओ तो इस जबड़े को आप लगा लिया करो। अब साहब दादी ने वो जबड़ा लगा लिया और अब वो चाहे रोटी लाओ, चाहे बाजरे की लाओ, चाहे खिचड़ी लाओ, चाहे कुछ भी लाओ, आराम से मजे से खा रही है। इसका मतलब जो उसके दांत टूट गए थे दादी के, उन दांतों की क्षतिपूर्ति नकली दांतों के उपयोग से दादी जी द्वारा कर ली गई है।
यानी बूढ़ी दादी द्वारा खाना खाते समय अगर नकली दांतों का प्रयोग हुआ है तो अपने दांतों की इस दादी जी ने क्या की है? क्षतिपूर्ति। अगला उपाय देखिएगा। क्षतिपूर्ति के बाद हम अगले उपाय की बात करें तो इस उपाय को मार्गांतीकरण या शोधन के नाम से भी जाना जाता है। इस मार्गांतीकरण या शोधन को अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। अब क्या सब्लिमेशन है, क्या शोधन है, क्या मार्गांतीकरण है, इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले बुरा था, असामाजिक था, अनैतिक था, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुए कि अब वो व्यक्ति सामाजिक बन गया, नैतिक बन गया, अच्छा बन गया। ये क्या हुआ? ये हुआ कि उसने अपने व्यवहार का क्या कर लिया? शुद्धिकरण यानी कि शोधन, यानी उसने अपना क्या कर लिया? मार्ग का बदलाव, मार्गांतीकरण। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो पहले असामाजिक था, किंतु किन्हीं कारणों से अब वह सामाजिक बन गया, तो यह उसके व्यवहार का शोधन यानी कि शुद्धिकरण कहलाता है। तो कुल मिला के बात वही आई कि कोई व्यक्ति जो पहले असामाजिक या बुरा था किंतु किन्हीं कारणों से अब वो सामाजिक बन गया, तो ये उसके व्यवहार का शोधन या शुद्धिकरण या मार्गांतीकरण कहलाता है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा दो व्यक्तियों के रूप में। एक उदाहरण मैं दूंगा आपको वाल्मीकि जी का, और एक उदाहरण मैं दूंगा आपको तुलसीदास जी का। क्या उदाहरण है, कैसा है, इसको समझिएगा। वाल्मीकि जी के बारे में एक किंवदंती चलती है, इसके उनके बारे में एक कथा सुनाई जाती है कि वाल्मीकि जी पहले एक लुटेरे थे, एक चोर थे, एक डाकू थे। आते जाते राहगीरों को जंगल में लूट करके उनकी हत्या कर देते थे। एक बार की बात है, वाल्मीकि जी रोज की तरह ही अपने कहीं ना कहीं शिकार की तलाश में थे कि कोई आए और उसको लूट ले। तो उनके चक्कर में नारद जी आ गए साहब, नारद मुनि। अब नारद मुनि आ गए तो नारद मुनि जी से उन्होंने पूछा कि जो भी आपके पास है मेरे हवाले कर दो। तो नारद जी ने क्या कहा, भाई मेरे पास तो तंबूरा है, बजा ले बेटा बेटा। बोले नहीं, इसके अलावा क्या है? बोले इसके अलावा तो मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ज्ञान कहां है, किस जेब में है, या तुझे मार के तुझे मैं ज्ञान ले सकता हूं? तो नारद जी ने कहा तू निश्चित रूप से भाई नरक में जाएगा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि नरक क्या होता है? तो नारद जी कहते हैं कि नरक वो जगह है जहां तेल में पकोड़े की तरह पापियों को तड़ा जाता है और बढ़िया काम किया जाता है, उनके साथ बढ़िया जुगाड़ है, खूब सोटे पड़ते हैं बढ़िया। तो साहब वाल्मीकि जी कहते हैं भाई मुझे तो डर लग रहा है, आप तो मुझे को उपाय बताओ ताकि मैं नरक में जाने में बच जाऊं। तो नारद जी कहते हैं कि तू एक काम कर, प्रभु श्री राम का नाम ले, श्री राम जी का। तो इतनी हत्या कर चुके थे वाल्मीकि जी कि उनके मुंह से राम जी का नाम नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से तो राम का नाम नहीं निकल रहा। तो नारद जी कहते हैं कि एक काम कर, तू राम मत बोल, तू बोल मरा, मरा बोल तू तो सबको। वो मरा मरा बोलता है तो 2 बार मरा बोलने पे 1 बार राम निकलता है। तो बार बार मरा मरा बोले गया, राम नाम की धुन लगी, समाधि में वो लीन हुए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो व्यक्ति जो कोई समय में डाकू था, वही व्यक्ति आगे जाकर के रामायण जैसी चीज की रचना की, और वो रामायण का रचयिता और कोई नहीं, आपके सामने जो शख्स है वो वाल्मीकि जी है। इसका मतलब पहले बुरे थे, उसके बाद अच्छे बने,
क्या किया? शुद्धिकरण, व्यवहार का मार्गांतिकरण। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी के बारे में ऐसे कुछ चोर डकैत वाली तो बात नहीं थी। तुलसीदास जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था रत्नावली। रत्नावली बहुत सुंदर महिला थी। ये इतनी सुंदर थी कि इनके प्रेम के चक्कर में पड़ करके तुलसीदास जी कुछ आवश्यकता से अधिक विचलित हो गए थे, पागलों जैसी हरकत करने लग गए थे। मतलब पूरे दिन अपनी पत्नी के यौवन के ऊपर, अपनी पत्नी के छवि के ऊपर कहीं ना कहीं रस अलंकारों का प्रयोग करके बढ़िया कविता काव्य लिखते थे। जब लोग पढ़ते थे तो बोलते थे यार बहुत ही शानदार लिखा है, लेकिन टॉपिक गलत है भैया। एक बार की बात है, रत्नावली जी अपने घर के मतलब बाहर की तरफ खड़ी थी और बालकनी साइड में, तो साहब नीचे से तुलसीदास जी आते हैं और उनके बीच में बातें होती है इशारों इशारों में। अब तुलसीदास जी ने देखा कि मैं रत्नावली के पास में सीढ़ियों से चढ़ के जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, तो एक बेल लटक रही थी फूलों की, तो बोलते मैं इसको पकड़ के चढ़ जाता हूं और वहां जाके बात कर लूंगा। लेकिन जब वो फूल की बेल चढ़ के ऊपर पहुंचे तो वो क्या कहती हैं रत्नावली कि तुम्हें पता भी है कि तुम किस पे चढ़ के आए हो? बोले साहब किस पे चढ़ के आए हो? बोले देखो ये तुम तो जिसको बेल समझ के आए ना, वो अजगर लटक रहा था नीचे, अजगर। तुमको जब यही पता नहीं है कि तुमको सिर्फ मैं ही दिखाई दे रही हूं, आसपास कुछ नहीं है, तो तुम मुझे जीवन में क्या दे दोगे? इस बात से बड़ा व्यथित हुए तुलसीदास जी और वो अपने मन से बिल्कुल विमुख होकर के, इस संसार से विमुख होकर के चल दिए। बीच रास्ते में पेड़ मिला जिसके नीचे जब वो विश्राम कर रहे थे तो प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए, ईश्वरीय कृपा उन्हें प्राप्त हुई और उनके द्वारा उस सब चीजों को छोड़ करके, पीछे छोड़ के, जितना प्रेम से उन्होंने अपनी पत्नी का चरित्र लिखा था उससे कहीं अधिक प्रेम से उन्होंने प्रभु श्री राम का चरित्र लिखा, श्री रामचरितमानस की रचना की। तो इस प्रकार इन्होंने भी अपना मार्गांतिकरण और व्यवहार का शोधन किया। तो इन तुलसीदास जी को हम रामचरितमानस का रचयिता के रूप में जानते हैं और वाल्मीकि जी को हम मानते हैं रामायण के रचयिता के रूप में। इस प्रकार से आपको सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं मार्गांतिकरण और शोधन भी दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय पर। अब बात करते हैं कुसंवेदन से बचाव के अगले अप्रत्यक्ष उपाय की। अगला अप्रत्यक्ष उपाय जिस नाम से जाना जाता है वो है दिवा स्वप्न, या जिसे मन तरंग भी कहते हैं। इस दिवा स्वप्न या मन तरंग को अंग्रेजी में डे ड्रीमिंग या फैंटेसी भी कहा जाता है। अब क्या है दिवा स्वप्न, क्या है मन तरंग, ये समझते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो असफल होने के बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि हां साहब हम सफल हो जाएंगे। अगर हम ये सफलता प्राप्ति से संबंधित जागते हुए सपने देख रहे हैं, केवल कोरी कल्पनाएं कर रहे हैं, केवल अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं, तो ये तसल्ली देने वाले और दिखाने वाले दिन में देखे जाने वाले सपने दिवा स्वप्न या मन की कोरी कल्पनाएं कहलाती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साहब असफल होने के बावजूद, असफल होने के बावजूद सफलता प्राप्ति से संबंधित, सफलता प्राप्ति से संबंधित जागते हुए स्वप्न देखना या कोरी कल्पनाएं करना, या कोरी कल्पनाएं करना दिवा स्वप्न कहलाता है। अब साहब ये कैसे पता चले? तो आपको पता होगा, इसका उदाहरण मैं लूं तो पहले तो एक व्यवहारिक उदाहरण मैं बता दूं। आपने एक चैनल, सब टीवी का चैनल आता है, उसके ऊपर एक कार्यक्रम आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उस तारक मेहता की उल्टा चश्मा के अंदर एक अभिनय निभाते हैं, एक किरदार है जिनका नाम है पोपटलाल। पोपटलाल की अभी तक शादी नहीं हुई है और जब भी पोपटलाल
अपने आप को कहता है कि युवा पत्रकार, वैसे तो वो वरिष्ठ पत्रकार है, उम्र दराज लगता है। वो कहता है कि साहब जैसे उसको कोई लड़की सोसाइटी में कोई नई नजर आती है, नई लड़की है कोई, तो उसको वो लड़की की नजर से नहीं देखता, उसको ऐसा लगता है कि वो लड़की दुल्हन के भेष में भागी चली आ रही है, और वो सहरा हटा करके देखता है कि ये कैसी है। इतनी देर में कोई धक्का देके कहता है कि पोपटलाल क्या हुआ, तो बोलता रहे कुछ नहीं कुछ नहीं। इसका मतलब वो मन की कल्पनाओं में डूब गया था, दिवा स्वप्न में क्या कहता। इसलिए मैं इसका उदाहरण बताना चाहूंगा कि साहब शादी न होने के बावजूद, शादी न होने के बावजूद स्वयं को दूल्हा बने हुए देखने का, या दूल्हा बने हुए देखने की कोरी कल्पनाएं करना, ये किसका उदाहरण हो गया? दिवा स्वप्न या मन तरंग का। ऐसा हो पता चल गया होगा कि अपने मन को तसल्ली देने के लिए भी लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ अपना ही लेते हैं। अब आते हैं अगले उपाय पर। अगला उपाय जो है, इसे आश्रित होना या पर निर्भरता भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में जिस एक वर्ड के द्वारा इंडिकेट किया जाता है वो ये है डिपेंडेंस, यानी किसी के ऊपर आश्रित होना। अब क्या आश्रित होगा, किस प्रकार होगा, तो सुनिए। मान लीजिए हम कोई कार्य करने में असफल हो जाते हैं, या किसी उत्तरदायित्व को निभाने में, उसका निर्वहन करने में हमसे कोई चूक हो जाती है, हम वो उत्तरदायित्व नहीं निभा पाते हैं, तब अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें दूसरों के ऊपर क्या होना पड़ता है? आश्रित। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व निर्वहन में असफल हो जाने पर, उत्तरदायित्व निर्वहन में असफल हो जाने पर स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु, स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है। अब बात आती है कि आश्रित हुए तो कैसे, इसका क्या एग्जाम्पल होगा? एग्जाम्पल्स बेरोजगार विद्यार्थियों से बड़ा कोई नहीं है। आप इसके जीते जागते उदाहरण हैं जो आप मुझे समय देख पा रहे हैं। हो सकता है कि 10% हम में से 10% कुछ ऐसे हैं जो बोले कि साहब नहीं साहब हम तो आश्रित नहीं, हमारे बाप ने तो खूब प्रॉपर्टी छोड़ रखी। अरे तुमने ये कह बता दिया कि तुम डिपेंडेंट हो। इसका मतलब यह है, इसका उदाहरण बताया जा सकता है कि साहब ये जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं, बेरोजगार है साहब, ये जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं, इनका अपने माता पिता पर आश्रित होना। बात समझ गए होंगे आप? जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक आपको अपने मां बाप पर क्या रहना पड़ेगा? आश्रित। क्योंकि अभी तक आप क्या निर्वहन नहीं कर पाए हैं, उत्तरदायित्व, तो नौकरी नहीं लग पाए आप। तो इसका मतलब आप अगर अपने माता पिता पर आश्रित हैं तो कहीं ना कहीं तब तक आश्रित है जब तक आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सफल नहीं हो जाते। इसका मतलब अप्रत्यक्ष उपायों से भी इंसान किसी हद तक अपने आप को बचाए रखता है। इसके बाद के उपाय को देखते हैं, आगे चलिए। अगला उपाय देखते हैं कुसंवेदन से बचने का अप्रत्यक्ष उपाय। अगला उपाय जो है इसको प्रतिकृति या विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो इसे कहा जाएगा रिएक्शन फॉर्मेशन। इस उपाय में आखिर होता क्या है? प्रतिकृति क्या है? विपरीत रचना क्या है?
प्रतिक्रिया निर्माण क्या है, तो मैं आपको पहले इसको समझा देता हूं। कई बार क्या होता है कि प्राणी अपने किसी काम को सिद्ध करने के लिए अपने मौलिक व्यवहार से विपरीत व्यवहार या बनावटी व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी कि अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए जब आप अपने मौलिक व्यवहार से यानी कि ओरिजिनल बिहेवियर से डुप्लीकेट बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं, एक नाटकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो यही प्रतिकृति या विपरीत रचना के नाम से जाना जाता है। यानी कि लिखने के तौर पर अगर हम देखें तो यदि प्राणी अपने मौलिक व्यवहार से यदि प्राणी अपने मौलिक व्यवहार से विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करता है तो इसे प्रतिकृति या विपरीत रचना कहते हैं। लेकिन बिना उदाहरण के क्या समझ में आने वाला, कुछ नहीं आएगा। उदाहरण सुनिएगा। मान लीजिए एक लड़का था, उस लड़के के माता पिता बहुत धनवान थे, अरबपति थे साहब, बहुत बड़ी फैमिली थी। उनका वो इकलौता लड़का था, लेकिन वो लड़का अपने मां बाप से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था। वो बस दोस्तों के कहने पर अपने मां बाप की झूठी सेवा करता था कि साहब मैं कर लूं, वो कर लूं, बनावटी व्यवहार करता था। क्यों कर रहा था? एक दिन पिताजी ने सोचा कि देखो कितना सेवा करता है मेरा बच्चा मेरी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी। जैसे प्रॉपर्टी बेटे के नाम हुई, उस बेटे ने तो तुरंत धक्के मार के अगले दिन अपने मां बाप को तो रोड पर फेंका और खुद राजा जी बन गया साहब वो। इसका मतलब इतने दिन से वो श्रवण कुमार बनने का ढोंग कर रहा था, केवल एक प्रतिकृति या विपरीत रचना कर रहा था। इसलिए कहा गया है, उदाहरण तुरंत आपको समझ में आएगा। इसका उदाहरण देखिएगा। हाथी के दांत खाने को कुछ और, खाने को कुछ और व दिखाने को कुछ और। इसका मतलब हाथी जिन दांतों से खाता है वो दांत अलग दिखते हैं, वो मौलिक हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए दांत कौन से हैं? जो बाहर हैं। तो ये उपाय भी कहीं ना कहीं लोग अपनाते हैं और आज के टाइम पे तो मैक्सिमम जगह यही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले उपाय पर। अगला उपाय जो है इसे पलायन या पृथक्करण कहा जाता है, और इस पलायन या पृथक्करण को अंग्रेजी में कहते हैं सेपरेशन। आखिर क्या है पलायन, क्या है पृथक्करण? तो देखिए, मान लीजिए कोई कठिन या हानिकारक परिस्थिति आपके सामने आ गई है और अब आप उस परिस्थिति में फंसने वाले हैं। आपको पता है कि यह हमारा नुकसान हो जाएगा, तो क्या आप वहां रुकेंगे? क्या नहीं। जब हमें लगता है कि यहां खतरा है तो उस खतरनाक परिस्थिति से, हानिकारक परिस्थितियों से स्वयं को समय रहते दूर कर लेना ही क्या कहलाता है? पलायन या पृथक्करण। यानी लिखने की लैंग्वेज में देखें तो हम कह सकते हैं कि साहब कष्टदायक या हानिकारक परिस्थितियों से स्वयं को दूर कर लेना पलायन है, यानी कि पलायन कहलाता है। अब जब तक आपको उदाहरण नहीं दूंगा तब तक आपके समझ में नहीं आएगी। एग्जाम्पल रूप से देखें कि जैसे मान लीजिए घर में लड़ाई होने पर उठकर बाहर चले जाना। जैसे मान लो घर में लड़ाई हो गई, सब माथापड़ी हो गई भयंकर, खूब लड़ाई दंगे हो रहे, भाई साहब खूब लड़ रहे हैं आपस में। आपको कुछ नहीं करना,
उठना है और बाहर चले जाना है, अपने आप धीरे धीरे समय के ऊपर सब शांत हो जाएगा। इसका मतलब घर में लड़ाई हो गई, आप चुपचाप उठकर बाहर चल गए, मतलब आपने अपने आप को उस लड़ाई से अलग कर लिया, आपने तुरंत वहां से क्या कर लिया, पलायन। अगर रोड पे कोई चालान काट रहा है, चौराहे पर पुलिस वाला, और आपके हेलमेट लगा कि नहीं रख रखा आपने, तो आपको पागल कुत्ते ने काटा है जो आप वहां चालान करवा क्या होगे, आप तुरंत यू टर्न लोगे और किसी गली कूचे में से निकल करके चुपचाप पहुंचोगे, क्योंकि आपको वहां से क्या करना पड़ा है, पलायन या पृथक्करण। तो अब तक हमने कई उपाय देखे, ढेरों उपाय देखे, प्रत्यक्ष देखे, अप्रत्यक्ष देखे, इन्हें समझा। अब इस चैप्टर को समाप्त करने के लिए, समायोजन के चैप्टर को समाप्त करने के लिए एक आखिरी बिंदु हम पढ़ेंगे कि समायोजन की क्या विशेषताएं हैं, समायोजित व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं, जिसके बाद ये चैप्टर आपके समाप्त हो जाएगा। और निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाला सवाल 101% आपका सही होगा। आइए बढ़ते हैं आगे।